लॉ ऑफ सप्लाई ना, सप्लाई कर रहे थे। यस बोलो बेटा, क्या डाउट है? लाइन क्या लाइन बताओ? बताओ। ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का डाउट बता रहे हो ना। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड द ईज विद व्हिच फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कैन बी मेड एट द कॉस्ट ऑफ सच सब्स्टिट्यूशन आल्सो डिटरमाइन सप्लाई। ये हमने क्या पढ़े थे? फैक्टर्स डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे ना। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है बताओ? यही समझ नहीं आया? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वो क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है इनोवेशन इन्वेंशन एक वर्ड बता दिया, इनोवेशन इन्वेंशन, उसको पकड़ के नहीं बैठते। अपग्रेड हो गई। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से मतलब है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, हमने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी सप्लाई पर भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर हम बात करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, हम बात करते हैं टाइपराइटर्स की, ठीक है, टाइपराइटर्स होते थे पहले, अभी हम ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आ गए। अब टाइपराइटर की बात कर रहे हैं अगर हम, टाइपराइटर कैसे हमारी टेक्नोलॉजी है आउटडेटेड हो गई, तो टाइपराइटर जो है इनका प्रोडक्शन भी कम हो गया क्योंकि इनकी सप्लाई भी बहुत कम हो गई है, डिमांड भी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे हैं? लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इनकी सप्लाई कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी। नहीं समझ आया? तो देखो आप पर्टिकुलर सेंटेंस की बात पूछ रहे हो ना, देखो ये क्या कह रहा है? Invention and innovation tend to make it possible to produce more and more better goods with the same resources, and thus they tend to increase the quantity supplied of some products and reduce the quantity supplied of products that are displaced. मतलब resources हमारे कैसे हैं? अनलिमिटेड है, ये पता है ना, या लिमिटेड है? फिर डिसाइड कर लो। स्कार्स रिसोर्सेज है ना प्रिया, रिसोर्सेज कैसे हैं? प्रीति, रिसोर्सेज कैसे हैं भावना? स्कार्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और सेकंड जो हमारे प्रॉब्लम को क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे हमने मिल्क का एग्जांपल लिया था, मिल्क हमारा रिसोर्स है, उससे हम बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और उससे हम ऑल्टरनेटिव यूजेस भी उसके अवेलेबल है। तो इन्वेंशन एंड इनोवेशन से क्या होता है? हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई पे भी इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? कि जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको यूज़ करके हम बेटर और अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। Availability of space production capacity and the ease with which factor substitution can be made and the cost of such substitution. सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें, जैसे टाइपराइटर हो गए और लैपटॉप या कंप्यूटर्स हो गए, ये आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए ना बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये उसकी बात कर रहा है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूशन की जो कॉस्ट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं और अपग्रेड करके हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि न्यू एरा है, न्यू एरा में न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं। तो ये उससे एडवांसमेंट की बात कर रहा है और उस कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, एक बार हम रिविजन कर लेंगे, फिर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये दे देते हैं वो जो हमने उसका एग्जाम्पल दिया था, इसका रेसिंग का, हाँ लैंड का, कौन सा? उसमें एक कंपनी बना रही थी, एक फार्मर प्रोडक्शन कर रहा था। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेंगे, अगर वो एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है तो उसके साथ चलेंगे। बुक में भी है, कौन सा पॉइंट बताओ?
देख लेते हैं मैंने प्रवेश का, थैंक यू। थर्ड पॉइंट है मैम, सेकंड लाइन में प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ पेज नंबर। इसका मतलब देखो मैं जो समझाना चाह रही हूँ, ये बुक में जो समझाना चाह रहे हैं वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें ये पता है कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, पता है ना सभी को क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन होता है, अगर कोई भी प्रोडक्शन अंडरटेक होता है तो इनकी मदद से होगा। लैंड, कोई पर्टिकुलर हमें लैंड चाहिए, हमें अपना फर्म ओपन करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए। लेबर की अगर हम बात करें तो हमें लेबर चाहिए, दैट कैन बी डिफरेंट, स्किल, अनस्किल। जो ये डिटेल में है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 3 प्रोडक्शन का ही है, ठीक है। तो अभी ब्रीफ में समझा रही हूँ। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? विटामिन एम, मनी, यू रिक्वायर फाइनेंस, मनी। तो कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसको चलाने के लिए जो एक माइंड चाहिए, या जो जैसे हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर यानी जिसने ये रन किया, जो पायनियर भी हो सकता है, ठीक है। ये सब मिलके हमारे क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। इतना समझ आया? हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस पर कोई इफेक्ट आया तो उसकी वजह से किस पर इफेक्ट आ सकता है? सप्लाई भी अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल किसका लिया था? एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का लिया था कि एक लैंड है। अब ये बताओ इस लैंड की अहमियत किसके लिए ज़्यादा होगी? एक फार्मर के लिए होगी या एक किसी कंपनी के लिए होगी? मैं प्रोडक्ट की बात ना करूँ, मैं कहूँ एक फार्मर के लिए अहमियत ज़्यादा होगी या किसी कंपनी के लिए? अब फार्मर क्या कर रहा है? ये एग्रीकल्चरल एज ए लैंड यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बीट या कॉर्न जो भी है वो उगाएगा और उसको सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर अब मेरा क्वेश्चन जो है वो सुनो कि कंपनी, मैं बात कर रही हूँ किसी फर्म की, है ना। फर्म भी क्या होती है? प्लांट पे ही सेटअप होगी। तो फर्म के लिए क्यों नहीं है मायने रखती? वाई फार्मर हो गए। फार्मर, आप सबने कहा कि फार्मर के लिए ज़्यादा मायने रखती है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये लैंड। वाई नॉट द कंपनी? प्रोडक्शन वीट का, कॉर्न का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी किसी और लैंड पर बन सकते हैं। और बताओ, सोचो। यस, वेरी गुड। फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? उसकी लैंड। जैसे अभी अंशी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि फर्टिलिटी कितनी है उस लैंड की, है ना। कि जो लैंड आप जिस पर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उगाना चाहते हो उससे क्या होगा? फार्मर की जो पूरी मेहनत डिपेंड कर रही है। तो फार्मर, और अगर किसी फर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लैंड जो है वो फार्मर के लिए होगी, क्योंकि उसको पूरी चीज़ें सब कुछ उसकी उस पर डिपेंड करती है। हालांकि कंपनी की भी डिपेंड कर रही है, बट मेन इंपॉर्टेंस किसके लिए है? फार्मर के लिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपके लिए दिया था, इसका बीट बोला था और इसको कोई प्रोडक्ट बोला था। अब समझ में आया बुक में क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर लैंड की प्राइस बढ़ती है ना, और अब ये मानो ये जो लैंड है इसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब जो लैंड है इसकी प्राइस बढ़ गई। अब फार्मर है वो क्या करता है? लैंड पे वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। सपोज उसने वीट का प्रोडक्शन किया और वीट मार्केट में आया, तो वीट की प्राइस कितनी अफेक्ट होगी? सेकेंड केस, अगर मैं बात करूँ किसी फर्म की, ठीक है, फर्म क्या करेगा? फर्म भी प्रोडक्शन करेगा। किसका? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कुछ भी हो सकता है। से फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सोप, चलो लगता है ज़्यादा नहाने लग गए, सोप 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 सोप, हाँ, सोप का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। सोप का प्रोडक्शन कर रहा है, ये मार्केट में आया, प्राइस किसकी ज़्यादा होगी? वीट की या सोप की? वीट की। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? कि अगर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस जब इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट वाइज वो डिफर करता है कि उसकी सप्लाई कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। अब ये देखो यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट डिफरेंट है। ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, ये किस में आ गया? हमारा फार्मर से कनेक्टेड है।
ठीक है। और ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोल सकते हो कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर निकला है और ये फर्म से कनेक्टेड है। तो जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है वो यही लिखा है, उसमें जो एग्जांपल गिवन है नंदनी, हम समझ आ रहा है एग्जांपल उसमें जो गिवन है वो यही है कि पीस ऑफ लैंड है, अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो वो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, फार्मर के लिए, किसी फर्म के लिए, और क्यों? क्योंकि फार्मर वीट का प्रोडक्शन करेगा तो वीट पे जो इस प्राइस का इफेक्ट है ना वो कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन कंपनी या फर्म जो सोप का प्राइस फिक्स करेगी या प्राइस होगा उस पर कम इफेक्ट आएगा, वो इसलिए इस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा और इस पर कम इफेक्ट होगा। कोई इसका रीज़न बता सकता है? एनी आइडिया? ऐसा क्यों? नो? सोचो, फ्यूचर सीए हो, सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते तो क्या देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं ना। अब कॉस्ट में इन चीज़ों को ऐड करके तो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे कि आपने एक लैंड अगर लीज पे लिया, ठीक है, लीज पे लेकर आपने लेबर्स लगाए, उनको आपने लेबर्स को पे किया, मशीनरी सेटअप की, मशीनरी की कॉस्ट आई, वो सब आप किस में ऐड करोगे, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में ही ऐड करोगे ना। उस पर अपना मार्जिन लगा के वो प्राइस आप एज ए एमआरपी बाहर सेल करोगे, यही होता है ना, यस और नो, यही होता है। तो अब ये देखो जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, एक लैंड है तो उसका मेन सोर्स है, मेन पार्ट है जिस पर वो प्रोडक्शन करेगा। फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए बहुत हो सकते हैं, लेबर भी ऐड करेगा, वो सब ऐड करेगा। अगर मैं कहूँ लैंड की प्राइस अगर किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो 100 रुपये है, ठीक है, एक यूनिट की अगर बात कर रहे हैं तो लैंड की प्राइस 100 रुपये है और उसने कुछ जो बीज और जो मेहनत वगैरह की होगी मानते हैं वो 50 रुपीज़ है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वहीं फर्म में उसने क्या किया, 100 रुपये लैंड है और उसने 50 रुपीज़ लगाओ लेबर का, 50 उसका करके उसने यहाँ पर क्या किया। अब एक यूनिट का प्रोडक्शन तो होगा नहीं, यहाँ लगभग मानो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो इसकी जो ये ऑन एन एवरेज कब निकलेगी ना एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो कॉस्ट किसकी बढ़ी, वीट की बढ़ी ना, इसके बढ़ने से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने से। ये एग्जाम्पल समझ आया? अब रिवीजन कर ले फटाफट से, फिर आगे को करेंगे। हम बात कर रहे थे सप्लाई की, व्हाट इज सप्लाई? अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई नहीं हुआ था ना, नहीं फटाफट से रिवाइज कर लेंगे वरना आगे का कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। सप्लाई क्या है, सप्लाई की जब हम बात करते हैं हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, मेनली एबिलिटी, एबल एंड विलिंग टू सेल, और या हम बोल सकते हैं टू ऑफर, सेल के लिए ही ऑफर कर रहा है ना। प्लस इसमें जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं टाइम और इसकी क्वांटिटी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये होता है। बात की थी ना हमने, ऐसे डिमांड को कैसे एक्सप्रेस किया था, क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस। तो प्राइस भी फैक्टर होता ही है, जैसे हमने डिमांड की बात की, विलिंगनेस एंड एबल टू पे, वहीं हम बात करें विलिंग एंड एबल टू ऑफर और विलिंग एंड एबल टू सेल। तो ये डिमांड और सप्लाई है। अगर मैं बात करूं सप्लाई और स्टॉक की, सप्लाई वर्सेस स्टॉक, ये डिस्कशन हुआ था ना कल, क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? स्टॉक टोटल अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, स्टॉक जो होती है वो क्या होती है, स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। स्टॉक हम कह सकते हैं कंप्लीट जो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है उसे हम कहेंगे स्टॉक, और इसका जो ये पार्ट मैं ऑफर कर रही हूँ फॉर सेल दैट इज सप्लाई। क्लियर हुआ कि ये जो है ये मेरा सप्लाई होगा।
और ये जो सप्लाई है, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है दोनों की, एज पर योर एमसीक्यूज, कि ये कैसा होगा, ये वेरिएबल कंटेंट है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसा क्यों? प्राइस है, यहाँ पर सप्लाई है। अगर 1 2 3 4 में प्राइस की बात करी, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20, 40 एंड 80, ठीक है। तो सप्लाई क्या फिक्स हुआ? नहीं हुआ ना, फिक्स नहीं हुआ ना। प्राइस बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, तो सप्लाई में भी क्या आया, चेंजेस आए ना। तो सप्लाई हमारी फिक्स नहीं है, इसलिए कहेंगे ये एक वेरिएबल कंटेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक फिक्स्ड कमोडिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है जो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है कि 5000 यूनिट जो है मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, तो वो चेंजेस नहीं होगा, तो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और हमने क्या डिस्कस किया था सप्लाई में? सप्लाई की हमने बात की थी विलिंगनेस एंड एबल टू, की विलिंग होना और एबल होना क्या होता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर। जब मैन्युफैक्चरर की हम बात कर रहे हैं तो उसका विलिंग और एबल होने का क्या मतलब है? क्या था ना, मैं कहूँ मैंने किसी कंपनी से एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाया, ठीक है। किसी कंपनी से एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाया, से फॉर एन एग्जांपल मैंने मार्कर का प्रोडक्शन करवाया, ठीक है। ये मार्कर्स हैं, मेरी रिक्वायरमेंट थी कितनी, 5000 मार्कर्स मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, डन। इसमें क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ फॉर सेल, हाउ मच। अब इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, 4000 जो यूनिट्स हैं, 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, मैंने प्रोड्यूस कराया, प्रोडक्शन कराया। अब उसमें से 4000 यूनिट्स में क्या कर रही हूँ, मार्केट में ऑफर करने का सोच रही हूँ, ठीक है। आई एम विलिंग टू ऑफर, ये क्या होगा, विलिंग टू ऑफर, ये मेरा प्लान है, आई एम प्लानिंग टू ऑफर। बट किसी कारण से, किसी रीजन से जो 200 है ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। 200 यूनिट्स जो है वो डैमेज हो गए, रीजन कुछ भी हो सकता है, अब सीट हो गया, टूट गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, या मेरे पास आते आते उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो 200 यूनिट्स कैसी हो गई, डैमेज हो गई। तो कितने बचे मेरे पास, 3800। तो ये क्या है, एबिलिटी या एबल टू समझ में आया? विलिंग और एबल में क्या डिफरेंस होता है? विलिंग दैट आई वाज विलिंग, मैं चाहती थी, इतना ऑफर करना चाहती थी, बट एक्चुअली इतना ऑफर नहीं कर पाई। फाइनली मैंने कितना ऑफर किया फॉर सेल, 3800। दिस इज द एबिलिटी, मैं इतना ही एबल हूँ ना ऑफर करने के लिए, क्योंकि 200 तो डैमेज हो गया, तो मैं 4000 ऑफर नहीं कर सकती। समझ में आया? फिर हमने बात की थी डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स क्या थे, पॉइंट बोलो फटाफट। प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसी प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने या घटने से हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई पर भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे, फटाफट बताओ। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है प्रीति? कहाँ हो आप? फिजिकली यही बैठे हो, मेंटली कहीं और हो? भावना बताओ। प्राइस ऑफ गुड्स, जी रोहित जी। प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कमाना है। डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो सप्लाई उतना ज़्यादा करेंगे। अब आप खुद सोचो ना कि आप सभी लोग कौन है, प्रोड्यूसर्स हो। अब आपके प्रोडक्ट को कब सेल करोगे, प्राइस कम होने दो, हम तब सेल करेंगे। बेचारे कस्टमर्स का भी तो कुछ भला हो जाए, है ना? यस मैम, मुस्कान बोल रही है यस मैम। प्राइस जब ज़्यादा ज़्यादा, हम यही चाहेंगे ना, कोई हम क्या धर्मार्थ तो हमने खोला नहीं है। डेफिनेटली हम किसी प्रॉफिट के लिए ही हम क्या करें, बिजनेस कर रहे हैं। तो जब प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
मुझे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा मार्जिन मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट, तो ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा हम सेल करेंगे और कम प्राइस पर कम सेल करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये लॉ ऑफ सप्लाई भी बोला जाता है, जिस पर हम आगे आएंगे। सेकेंड हमने बात की थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमारे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की सप्लाई में क्या इफेक्ट होता है, कम हो जाती है। हमने पढ़ा था, एग्जांपल लिया था वीट, कॉर्न, लैंड और राइस वाला एग्जांपल लिया था, क्योंकि जब एक की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर उसी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, सेल करना चाहेगा। अगर मैं वीट और राइस दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, वीट की प्राइस बढ़ गई तो मैं राइस का प्रोडक्शन क्यों करूँगी, मैं वीट का ही प्रोडक्शन करूँगी ना, क्योंकि मुझे वीट पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो राइस का प्रोडक्शन बंद करके वीट का ही प्रोडक्शन करूँगी। अब राइस का प्रोडक्शन बंद हो गया तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर वीट का प्राइस बढ़ेगा तो राइस की सप्लाई कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना कनेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिया जी, प्रीति जी, सॉरी। थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्या पॉइंट था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी हमने डिस्कस किया था, मुस्कान को उसमें प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अवेलेबल नहीं हो पाते, जिनकी सप्लाई हम नहीं कर पाते, दैट इज बिकॉज की गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। पॉलिसी लाइक कोई कस्टम ड्यूटी लग जाती है, जैसे जीएसटी लग गई, टैक्सेस लग गए, तो वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उसकी सप्लाई नहीं हो पाती। नेक्स्ट बताओ, कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री ले लो, कंपटीशन ले लो। अगर कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन होगा तो हर कोई ये चाहेगा उस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करूँ, और कंपटीशन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कुछ और पॉइंट है क्या उसमें, और क्या पॉइंट्स हैं? एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हो उसे, या साइज ऑफ इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। एक्सपेक्टेशंस ले लो। एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। सोचो अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, आप सब लोग यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हो, बिजनेसमैन हो, क्या चाहोगे? मैं कह रही हूँ फ्यूचर में भैया प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, क्या करोगे? अभी की सप्लाई बंद कर देंगे, फ्यूचर में हायर प्राइसेस पर ज़्यादा सप्लाई करेंगे। क्यों? प्रॉफिट के लिए। मैं कह रही हूँ आगे की जो प्राइसेस है ना गिरने लग रही हैं। अब देखो एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, प्राइसेस जो है प्रोड्यूसर क्या करता है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्या सोचते, प्राइसेस गिर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, पहले 10 रुपये थे, कुछ टाइम में वो 8 रुपये हो गए, अब 6 रुपीज़ पे वो सेल हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? 6 पे सेल करना चाहेगा, 6 पे सेल करना चाहेगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो ये हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, कि उसके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पर उसकी सप्लाई डिपेंड करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बताओ, नंबर ऑफ सेलर्स, इसे हम बोल सकते हैं साइज ऑफ इंडस्ट्री। साइज ऑफ इंडस्ट्री या नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब है कि नए जो है एंट्री होती है मार्केट में, न्यू फर्म्स एंटर करती है मार्केट में, कब, कैसे? अब नंदिनी और अंशी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केट में इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, इनके धड़ाधड़ सेल हो रही है, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है, अब प्रवेशिका जी, अच्छा इनको तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है यार, इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, मुझे भी इसमें एंटर करना चाहिए, तो शी विल एंटर इनटू द मार्केट। वो भी इस लाइन में आएगी, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और ये सब कुछ वो भी फेस करेगी। तो दैट मीन्स न्यू फर्म एंटर कर रही है बाय सेइंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स, एग्जिस्टिंग फर्म्स, तो उनको देख के नए फर्म्स एंटर करेंगे। नए फर्म्स एंटर करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री का साइज बड़ा हो जाएगा। फर्म इंडस्ट्री में डिफरेंस किया था ना हमने, फर्म इज अ सिंगल यूनिट एंड इंडस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फर्म्स। एक फर्म की अगर हम बात करें तो लाइक सैमसंग, और मैं बात करी मोबाइल इंडस्ट्री, मतलब उसमें सैमसंग भी आ गया, नोकिया भी आ गया, ओप्पो सब आ गया। ठीक है, जो थे वो सब उसमें मोबाइल इंडस्ट्री में आ गए। तो अगर एक नई फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, तो मतलब मेरा इंडस्ट्री जो है उसका साइज बढ़ गया। तो इंडस्ट्री का जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी,
ज़्यादा फर्म होंगे, ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट होंगे, ज़्यादा सेल होंगी, तो उससे हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और भी कोई पॉइंट रहता है? मैम इसमें एक लाइन है, इंडस्ट्री सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इसमें दिखाओ, मेरे को मेरी है ही नहीं पॉइंट। If there are large number of firms in the market, supply will be more. Besides the entry of new firms, other domestic and foreign causes the industry supply curve to shift rightward. ये अभी हम कर्व कर रहे हैं ना, उसमें बताते हैं। ये जो बात कर रहे हैं मार्केट सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, और शिफ्ट और मूवमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा वो शिफ्ट राइटवर्ड होने का क्या मतलब है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, वो सब करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स हो गए कंप्लीट, डन। Shall we move forward? आगे चलें। सप्लाई और क्वांटिटी, सप्लाई में डिफरेंस कर लिया था ना। सप्लाई और क्वांटिटी, सप्लाई में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी सप्लाई जो हो चुकी है, सप्लाई तो जितनी छोटी सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई जो डिमांड की जितनी क्वांटिटी सप्लाई है, 4 यूनिट 5 यूनिट। दिस इज सप्लाई। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है? ये प्राइस है, ये सप्लाई है। प्राइस 1 रुपये है तो कितनी सप्लाई हो रही है? 5 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट मांग रहे हो। प्राइस जब बढ़ के ट्रू हो जाएगी तो कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स सप्लाई हो रहे हैं, एंड सो ऑन। तो जब ये हम इस शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जो शेड्यूल है ये हमें क्या बता रहा है? ये सप्लाई के बारे में बता रहा है कि प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है ना। और अगर मैं बात करूं क्वांटिटी सप्लाइड, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर कितने यूनिट्स जो है वो सप्लाई होंगे। समझ आया? सप्लाई क्या होगी? सप्लाई होगी पूरी जो शेड्यूल की हम बात करें वो सप्लाई है। क्वांटिटी सप्लाई मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा सकती है, सप्लाई कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड which we have given, which we have sold, right? चलिए आगे हम आज बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में हम सबसे पहले एक अजम्पशन लेंगे। हाँ जी, लॉ ऑफ सप्लाई ये किसने दिया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब रोहन कह रहा है मैम ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, इतने बड़े प्रोफेसर, अब तुम ये बोल रहे हो ये मार्शल। मैडम थोड़ा कमीशन का नाम बोलना है ना। रोहन यही बोल रहे हो? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई का जो सबसे बड़ा असम्पशन है वो क्या है? सेट्रिस पैरिबस। इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या सेम। अब अदर थिंग्स कौन से हैं? हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की थी, जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको हम मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है, और बाकी अदर फैक्टर्स। समझ आए? अभी हमने जितने भी फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स करे हैं कौन कौन से? टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, या हम गोल ऑफ द फर्म की, साइज ऑफ द इंडस्ट्री, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो सब किस में आएंगे? अदर फैक्टर्स में। और यहाँ पर सिर्फ उस कमोडिटी की प्राइस की बात करें। अजम्पशन में हमें क्या लेना है? जो ये फैक्टर्स है ना, इन्हें हम मान लेंगे ये कांस्टेंट है, इनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, नो अप्स नो डाउन्स। ठीक है, इसे हम मान लेंगे दीज आर कांस्टेंट। देन हम स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा अगर ये सारी चीजें कैसी हैं? कांस्टेंट है। तो क्या होगा? तो कहते हैं कौन? तो हमारे मार्शल जी कहते
हैं प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने पर सप्लाई भी कम हो जाएगी। समझ में आया सभी को? नींद आ रही है? बोलो राधे राधे। प्रीति देखो क्या हो रहा है? क्यों प्रीति, समझ में आ रहा है अच्छे से? नींद आ रही है? दिख रहा है अच्छे से। अभी प्रीति की नींद खुलाते हैं। भावना जी ठीक ठाक हो? समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? मैम टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो रिवीजन ही चल रहा था। क्यों अंशी जी? तो हम बात कर रहे हैं अभी लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस के बढ़ने पर हम ज्यादा सप्लाई करेंगे और प्राइस के घटने पर कम सप्लाई करेंगे। प्रीति कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे? कौन सा करोगे? तो क्या करोगे? वाह मैम, हम तो मिलियनर्स हैं, हम तो खरीदेंगे, हम लॉन्च नहीं करेंगे। जो प्रोड्यूसर है वो क्या भिखारी बैठे हैं? वो भी तो मिलियनर ही होंगे। ये सुनो प्रवेशिका, तबीयत ठीक है? वेरी गुड। तो इसका हमने बात की थी कि प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम क्यों होगी और प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई ज्यादा क्यों होगी? क्यों होगी रोहन? बताएं तो सर। कोई बात नहीं, रोहन भी बता देगा। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। भावना क्यों होगा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रीति जी क्यों होगा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कौन? प्रोड्यूसर। जब प्राइस ज्यादा होगी तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, प्राइस कम होगी तो हम सप्लाई कम कर देंगे। अब हम बात करते हैं, एक लाइन लिख लो जो आपके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जरूरी है। लाइक प्राइस कैसा फैक्टर है? प्राइस इज अ वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसर फैक्टर। वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसर वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसर फैक्टर है। मतलब जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? सप्लाई को। प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। प्राइस एक वेरिएबल फैक्टर है, प्राइस में चेंजेस आते रहते हैं, प्राइस फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, प्राइस में चेंजेस आएंगे तभी तो हमारे सप्लाई पर अफेक्ट होगा। प्राइस इज अ वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसर फैक्टर। अब हम जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसमें हम बात करेंगे स्केड्यूल, एनी डाउट्स एंड कर्व। क्या हो मुस्कान? कोई डाउट है? यहाँ जाओ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्केड्यूल और कर्व की बात करेंगे। स्केड्यूल क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। प्राइस है हमारी, सप्लाई है। जो एग्जांपल अभी हमने लिया था बहुत सीधा और सरल स्पष्ट, कुछ भी ले सकते हो। प्राइस के बढ़ने पर हमारी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया? हमारे डिमांड स्केड्यूल, आई थिंक सॉरी सप्लाई स्केड्यूल। ये हमारी हो जाएगी सप्लाई स्केड्यूल। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? एक पर्टिकुलर फर्म की बात की थी। सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई फर्म है ABC या A, या फिर बात करें कोई मुस्कान की फर्म है, ठीक है? तो प्राइसेस होने पर ये इतनी सप्लाई होती है। अब अगर हम बात करें स्केड्यूल भी कैसे होंगे? जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ये जो हमने बात की थी ये कौन सी थी? इंडिविजुअल। क्यों? इसमें सिर्फ किसी एक फर्म स्पेशल किसी एक फर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर फर्म के, पर्टिकुलर से मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी एक फर्म हो सकती है। जो हमने मुस्कान की फर्म की बात की है, तो मुस्कान की जो फर्म है वो प्राइस के बढ़ने पर क्या क्या सप्लाई करेगी उसकी हमने बात की। अगर मैं बात करूँ मार्केट की,
तो मार्केट में आप सभी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। उनमें से मैंने कुछ प्रोड्यूसर की बात की, जैसे यहाँ पे मुस्कान है, यहाँ पे नीलांश है, यहाँ पर रोहित है, और कौन है, यहाँ पर रोहन है, ठीक है। तो इन सब की डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई होंगी। जैसे इनके क्या सप्लाई है, 10, 30, 50, 80 इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। 7, 20, 21, 25, ये हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि मार्केट में हम बहुत सारे फर्म्स की स्टडी करते हैं। अब जो इनकी टोटल मार्केट शेड्यूल जो होगी उसे हम स्टडी करेंगे, उसे कहेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इनका जो भी एडिशन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और हम इसको प्लॉट करेंगे एज अ सप्लाई कर्व। अब कर्व भी दो तरीके से होंगे, इंडिविजुअल एंड मार्केट। मैं इसमें थोड़ा सा स्पीडली चल रही हूँ क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है और इसमें ज़्यादा इलाबोरेट करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं है। आई होप ये क्लियर हो रहा है सभी को ना। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, देखो सप्लाई कर्व जो बेसिकली हमें क्या लेना है, ओ एक्स एक्सिस विजिबल है सबको, मुस्कान दिख रहा है, ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाई और ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस। ये कर्व होगा, ये कर्व होगा सप्लाई का। अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो चाहिए हमें कर्व। कर्व कैसा है इसका, अपवर्ड कर्व है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कर्व की तरफ ध्यान दो सभी। कर्व कैसा है इसका, ये कर्व है ना सप्लाई का। डिमांड का कैसे था, ये डिमांड कर्व था, कैसा रिलेशनशिप था, डाउनवर्ड रिलेशनशिप था, नहीं इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप था। प्राइस के बढ़ने पर आप क्वांटिटी कम परचेज करते हैं। और यहाँ पर सप्लाई में क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव क्यों, प्राइस के बढ़ने पर मतलब सिमिलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप। और क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये आपका सप्लाई कर्व है। वहीं अगर मार्केट कर्व की बात करती हूँ मैं, तो मार्केट कर्व कैसा होगा, ये आपका मार्केट कर्व होगा, यस और नो। मार्केट कर्व में हम इनकी बात करेंगे। से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर कोई भी यूनिट्स आई है 100, 300, 450, 800, सपोज ये आई है, तो हम जो कर्व यहाँ पर प्लॉट करेंगे कौन सी करेंगे, 100, 300, 450 एंड 800 इनकी प्लॉट करेंगे ना। तो ये हमारा क्या होगा, मार्केट सप्लाई कर्व। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू, आ सकता है जो क्वेश्चन आपके कि बाय मार्केट सप्लाई कर्व इज मोर फ्लैटेंड एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, बाय market supply curve is more flattened as compared to individual supply curve। क्वेश्चन समझ आया सभी को, रोहन समझ आया, रोहित। जो हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जबकि मेरा जो सप्लाई इंडिविजुअल है वो एकदम स्टिफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये ऐसा क्यों होता है, एनी रीजन? आंसर क्या होगा आपका मेरे क्वेश्चन का, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, यही आंसर है। आंसर क्या है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, तो जो चेंज है वो यहाँ दिखेगा। अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सप्लाई में थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ, दूसरे के में कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ, थर्ड फॉर्म में कुछ चेंज हुआ, तो उनके लिए इंडिविजुअली तो थोड़ा चेंज है ना, तो जो सप्लाई कर्व वो कैसा होगा, स्टिफ होगा। और जबकि मार्केट की हम बात करें उन सबका कॉम्बिनेशन है, थोड़ा 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 मिलकर कितना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा फ्लैट एंड कर्व होगा। ठीक है, समझ आया? तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं ये होगा
कि दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फॉर्म्स। देखो जैसे मार्केट सप्लाई कर्व की हम बात करते हैं, ये जो मार्केट सप्लाई कर्व है, आपने कभी देखा हो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर कोई यूज करता है, शॉपिंग एप्स हम लोग यूज करते हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया, आप अमेजन पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो और जैसे कभी फेसबुक ओपन करते हो या कोई भी आपके पास आता है, तो फ्लिपकार्ट भी उसी के ऑप्शंस सर्च करके दिखाता है। से फॉर एन एग्जांपल मैंने हैंडबैग सर्च किया, ठीक है, अमेजोन पर, तो फ्लिपकार्ट पे भी क्या आते हैं, सजेशंस आते हैं, सेम सिमिलर जो मैंने सर्च किए थे उसी हैंडबैग्स की ही वैरायटीज दिखाएंगे, ठीक है। और बाकी जो अदर ऑनलाइन ऐप हैं, जो साइट्स हैं, वो भी वही दिखाते हैं। कैसे होता है? नहीं सच है ना? ऐसा तो शॉपिंग नहीं भी करो, तुम सर्च करोगे, अब YouTube में देख लो ना, आप लोग कुछ एक चीज सर्च करते हो, एक दिन आपने कुछ देखा, जब सेकेंड टाइम YouTube ओपन करोगे आप, तो आपको उसी से रिलेटेड सारे सजेशंस नीचे वीडियोस आएंगे। होता है ना, इसमें तो शॉपिंग नहीं करना, ये तो कभी भी देख सकते हो। अब जैसे बच्चे अगर कोई वीडियोस देखते हैं या अगर हमने कोई मूवी देखी है, तो जब नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको मूवी के ही सजेशंस आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो कार्टून के ही सजेशंस आते हैं। ये इसलिए होता है कि आजकल क्या करते हैं, जो कंज्यूमर की हैबिट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डेवलप की गई है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट आ गई है। तो इससे क्या होता है, हम जज कर लेते हैं कि कंज्यूमर की हैबिट कैसी है, उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या होगा, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करता है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया? अब समझ आ गया है तो मुझे ये बताओ, मुझे रीजंस चाहिए। माय क्वेश्चन इज व्हाई सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप क्यों है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। हाँ वही पूछ रही हूँ, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों है? व्हाई पॉजिटिव? हमने कहा ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा क्यों है? प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई से। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। डायरेक्ट रिलेशन हो गया इसमें पॉजिटिव। हाँ वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बार बार वही हम रिपीट कर रहे हैं। और क्या रीजन होंगे? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, सोचो भाई। इतना अच्छा तुम्हारे लिए गाना गा दिया, बताओ तब भी नहीं सोचो। हाँ देखिए, लग्जरियस गुड्स होते हैं, ठीक है, लग्जरियस गुड्स की प्राइस कैसी होती है? ज़्यादा होती है, फिर भी वो बिकते हैं, है ना। लग्जरियस गुड्स की प्राइस ज़्यादा होती है, फिर भी उनकी डिमांड बहुत है। तो हम प्रोड्यूस करें, हमें क्या लेना देना? प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कर रहे हैं, तो हमें सप्लाई करना है, दैट्स इट। डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर्स, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो प्रोड्यूसर है ना, हमें तो सेल करना है। मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे? लॉस में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में। अब प्रोडक्ट की प्राइस हाई है तो मेरे लिए तो अच्छा ऑप्शन है ना। प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, डिमांड भी हो रही है, देन आई विल डेफिनेटली सेल ना, तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी। वही प्राइस ज़्यादा और सप्लाई बढ़ी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप तो होना ही था। समझ आया? लग्जरियस गुड्स की हम बात कर रहे हैं तो उनकी प्राइस ऑलवेज हाई होती है और हाई प्राइस पर भी डिमांड ज़्यादा होती है। अब डिमांड ज़्यादा है, प्राइस भी हाई है, तो वील सप्लाई मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हमारे जो स्लोप है, कर्व है, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा और अपवर्ड मूवमेंट होगा। समझ में आया इतना? और क्या रीज़न होगा? क्या हो सकते हैं? ऐसे
चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब तुम कहोगे मैम ये स्टॉक में क्या चेंज कर दिया आपने? अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हमने लिया था, याद है? मैंने 5000 मार्कर्स का प्रोडक्शन कराया था, ठीक है, जिसमें से मैं क्या कर रही हूँ 4000 यूनिट्स क्या कर रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ फॉर सेल। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग अपना सोचो, सोचो, मैं एग्जांपल बोल रही हूँ। जस्ट इमेजिन कि आप लोग प्रोड्यूसर्स हो, आपने प्रोडक्शन करवाया 5000 यूनिट्स, जो भी आपकी कोई फेवरेट चीज़ है कुछ भी ले लो, आप उसका प्रोडक्शन करो, ठीक है। आपने प्रोडक्शन करवाया, उसमें से 4000 यूनिट्स आपने क्या किया, यू आर विलिंग टू ऑफर करना चाह रहे हो, जिसकी प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ पर यूनिट की कोई प्रोडक्ट है जिसकी आप 4000 यूनिट्स क्या कर रहे हो, मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर कर रहे हो फॉर सेल। अब प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, 12 रुपीज़ हो गई, तो क्या करोगे? वेरी गुड। हम क्या करेंगे, 4000 क्यों, स्टॉक में मेरे पास 5000 है ना, तो मैं 5 का 5000 सेल कर दूंगी एट प्राइस 12, क्योंकि ज़्यादा प्राइस ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा सप्लाई। समझ आया? स्टॉक में चेंजेस आने पर भी इफेक्ट होता है, इसको आप वाइस वर्सा भी ले सकते हो। प्राइस अगर कम हो जाती है तो देन आई रिजर्व माय स्टॉक, मैं ज़्यादा सेल नहीं करूँ, उसको रिजर्व कर लूँगी, तो उससे वो कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझ आया? और थर्ड पॉइंट हम बात कर सकते हैं, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ये वाला पॉइंट आप बार बार पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बात करूं आप सभी के फेवरेट प्रोडक्ट की, क्या मैगी, मैगी मैगी पसंद है सभी को, किसको नहीं पसंद? मैगी का नाम लेते ही मैम पेट में चूहे दौड़ने लग गए। टाइम भी ऐसा है, शाम का समय, पढ़ रहे हैं, एक एक प्याला हमारे पास मैगी का हो तो वाह, खाने में क्या मजा है। जाते हो तो चार लेके जाएंगे, अब जाते ही लेके जाओगे। देखा, ये होता तरीका सेल का। अब देखो उसने मुझे ना कमीशन दिया था कि मैडम सेल करवा देना, मैगी आपको तो सेल हो गई। तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट मैगी की, ठीक है। अब मैगी का जो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, वो क्या सोच रही है कि यार मैगी के प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये बच्चे हैं कि नालायक मैदा खाते हैं, फिर भी देखो माँ बाप इतना टोकते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, देन स्टिल इवन आई लव्स मैगी। आई एम ऑल्सो पेरेंट ना, बट स्टिल आई लव टू ईट मैगी, बट समटाइम्स, ज़्यादा नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी रेयरली वंस इन अ वाइल लग गया, मैगी भूल गया, आज तो मैगी खाना ही है, नॉट इंटरेस्टेड, टमी फूड। जब हम शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी के परचेज, शॉप छोड़ो, मॉल में जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, आप बिना खाए भूखे जाना, क्या लेके आओगे? चटर पटर, हाँ, खा के नहीं आओगे। जैसे हमें भूख लगती है ना, तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, ये गुजिया अच्छा ये ले लेते हैं यार, मेरे पैनकेक, वाओ पैनकेक ले लेते हैं, केक से ये भी रख लेते हैं, और ये बेकरी वाले बिस्किट कितने अच्छे लग रहे हैं, ये भी ले लेते हैं। जो लेना है ना ग्रोसरी, उस पर बाद में जाओगे, पहले किसकी तरफ फोकस करोगे? ऐसी चीज़ों की तरफ। क्यों? एम्प्टी स्टमक जाओगे तो यही होगा, है ना। और पेट फुल करके जाना, उस तरफ देखोगे भी नहीं। जब पेट भरा होगा ना, यहाँ तक देखोगे भी नहीं, सीधा मम्मा ने ये कहा बेटा मैदा लेके आना, बेटा आटा और चावल लेके आना, वहीं जाओगे वहीं लोगे, आ जाओगे। ये फैक्ट है, हम आटा खा के जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों को मॉल लेके जाती हूँ, ठूस ठूस के यहाँ तक भरा के लेके जाती हूँ। तुम खा के चलो, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो जाएंगे उधर ही, है ना। ये क्या कह रही है, हम पूरा पेट भर के जाएंगे, फिर हम लेके आ जाएंगे घर, जब बच जाएगा तब खाएंगे। ये तो कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हम बात किसकी कर रहे थे? मैगी की। मैगी की सेल बहुत हो रही है, ठीक है। जो इस फर्म, इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो वो भी अट्रैक्ट होंगे,
यार इस प्रोडक्ट की देखो एवरग्रीन प्रोडक्ट है, हमेशा इसकी सेल जो है बढ़ी हुई रहती है, डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है, इवन इफ द प्राइसेस आर गेटिंग हायर एंड हायर ऑलवेज देयर इज अ डिमांड हमेशा रहती है और सप्लाई भी हो पाती है। तो न्यू फर्म्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना, अट्रैक्ट होते हैं और वो भी एंटर करेंगे इस इंडस्ट्री में। तो न्यू फर्म्स जब आएंगी, वही बात है, नई नई फर्म्स आ गई तो प्रोडक्ट बढ़ गया, इंडस्ट्री का लार्ज लेवल पे आ गई, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, नए प्रोडक्ट मार्केट में है, दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा हो रही है। अब सप्लाई ज़्यादा है तो कर्व कैसा होगा, अपवर्ड। घूम फिर के हमें पहुंच जाना है प्राइस और सप्लाई पर, इसीलिए हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड है, इसलिए इनका रिश्ता कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, डन, समझ आ गया। चलिए आगे हम बात करेंगे। तुम पढ़ते रहो, मैंने कहा है बुक मत खोला करो जब पढ़ा रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तुम्हें सिर्फ वो +1 +2 वाली चीजें भूल जाओ, मैम जो बुक में लिखा है हमें उतना पढ़ना है। यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब बुक में आपके क्या एक्सेप्शंस नहीं दिए लॉ के, ठीक है, बट लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ रहे हो ना। अब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो तो उसके एक्सेप्शंस आने चाहिए, और क्वेश्चन आ गए तो कहोगे मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, हमारी बुक में ही नहीं था। किसको कहोगे, कोई रीचेकिंग नहीं होती है सीए में, ना तुम्हारे कोई इम्प्रूवमेंट होती है, नहीं होती है। कोई रीचेकिंग से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कोई इम्प्रूवमेंट से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो वेस्ट है, रीचेकिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, ये सोच के जाओ। तो अब हम इसके एक्सेप्शंस की बात करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस मतलब क्या होते हैं प्रीति, एक्सेप्शंस? वेरी गुड, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस? अब तो अड़ोस पड़ोस ने सबने बता दिया, अब तो बता दो एक्सेप्शंस क्या होते हैं। गूगल पे सर्च कर, वेरी बैड। रोहित, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कितनी बार क्लास में हो चुका है, वेरी बैड। मैं तो नया हूँ, तो वैसे ही बता दो, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है ना। बताओ, एक्सेप्शंस तो बहुत बार पढ़ा होगा, बार बार आया होगा, हर बार आया होगा, है ना। नाम मेरा कविता, तुम लोग मुझे कवि बना दोगे। क्यों रोहित, सच में नहीं पता एक्सेप्शंस? अरे यार कैसा मजाक कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, एक्सेप्शंस नहीं पता। ये मत सोचो कहीं मैं गलत ना बता दूं, बताओ। अमीशा, सब पेटू नहीं तुझे। रेयर थिंग्स, मैं एक्सेप्शन, वर्ड एक्सेप्शन की मीनिंग पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग कि लॉ ऑफ सप्लाई के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, मैं वर्ड एक्सेप्शन से पूछ रही हूँ मीनिंग की। वर्ड एक्सेप्शन होता क्या है? अनयूज, नंदिनी, हाँ, के अलावा, उसके ऑपोजिट, समझ में आया? लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? प्राइस हाई तो सप्लाई हाई, प्राइस डाउन तो सप्लाई डाउन। एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसे केसेस में है जो इसका उल्टा होता है, या फिर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। अप्लाई ना होने का क्या मतलब होगा? प्रीति डिक्टेट करो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस हाई होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा। वेरी गुड, कुछ तो बोले। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है। एक्सेप्शन से मतलब है कि ये नहीं होगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो सकती है, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई बढ़ सकती है। इसका ये मतलब है, याद हुआ प्रीति जी, रोहित जी, एंड ऑल सभी जीज जिसको याद नहीं हो रहा है।
समझ में आया? एक्सेप्शन से मतलब ये है। अब वो कौन से केस है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा? एनी आइडिया? गेट आइडिया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चरल गुड्स, जैसे देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में व्हीट, राइस, कुछ भी हो सकता है। से फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ व्हीट की, समझना अच्छे से। व्हीट की मैं बात कर रही हूँ। एक प्रोडक्ट, एक लैंड है जिसपे व्हीट का प्रोडक्शन हुआ 500 टन्स, ठीक है। आप मार्केट में गए, आप कौन? अभी यहाँ पर फार्मर हो, ठीक है। फार्मर लेकर जाएगा मार्केट में फॉर टू सेल आउट दिस व्हीट। अब वहाँ पर इसकी प्राइस जो है उसने एक्सपेक्ट की थी 40 रुपीज़ है। अब वो मार्केट में जा रहा है, अभी सोच रहा है इसकी प्राइस ना हो जाए। अभी फिर गया आगे, यहाँ पर ये मार्केट है, ठीक है। तो जब ये मार्केट में पहुंचा, इसने जो सोचा था वही हुआ, प्राइस है 55 रुपीज़। तो क्या ये सप्लाई बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता ना, नहीं बढ़ा सकता। प्रोड्यूस हो चुका है, लैंड पे जितना प्रोड्यूस हो सकता था वो प्रोडक्शन हो चुकी है। अब सप्लाई कहाँ से बढ़ाए, है ना? तो सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। तो ये लॉ फेल हो गया ना, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ गई। तो यहाँ तो सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता। समझ आया? समझ आया सभी को? रोहित समझ आया? मुस्कान, प्रीति, अमीशा, नंदिनी, भावना, अंशी, रोहित और निराश। सेकेंड रीजन देखो, सेकेंड रीजन क्या होगा? ये फर्स्ट एक्सेप्शन समझ आया? सेकेंड अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन फैशन, फैशन भी हो सकता है। फैशन जरूरत है एक्सप्लेन करने की? यस नो कुछ तो बोलो। मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन ही करने वाली हूँ, मैं बस तुम्हारी यस नो सुनना चाहती हूँ। एक्सप्लेन करूंगी मैं, ना कहते तो भी करती। फैशन देखो, बहुत सारी चीजें हम कहते हैं यार ये फैशन में है, इसका अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है ना? ट्रेंड अब वो वाला ट्रेंड नहीं है, स्टाइल फैशन वाला ट्रेंड है, ये ट्रेंड में है, ठीक है। वो वाला था, कौन सा ट्रेंड था? वो पैटर्न था जो हमने मेथड्स में किया था डिमांड में। ये ट्रेंड बात कर रही हूँ मैं, स्टाइल फैशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात करें तो पहले कौन से अनारकली वाले सूट चलते थे, अभी फिर से रिपीट होके आ गया ना। गर्ल्स हाँ नहीं बोल रही हैं, बॉयज हाँ बोल रहे हैं। हाँ मैं इसीलिए पहन के आई हूँ कि तुम्हें दिख जाए कि फैशन आ गई फिर से। अब जो चीज़ें फैशन में नहीं है, फैशन आउटडेटेड हो जाती है, फैशन खत्म हो गया उस चीज़ का, तो लोग उसको खरीदना प्रेफर नहीं करते। यार ये तो आउटडेटेड फैशन है, मुझे कहेंगे पुराने ज़माने की है, पुराने ज़माने के कपड़े पहने हैं, यार ये ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, मेरी सोसाइटी में मेरा क्या नाम होगा। बहुत सारी चीज़ें बोलते हो तुम लोग, ये तो फैशन की नहीं है। नहीं भैया मैं नहीं खरीदूंगी, चाहे कितना ही सस्ते में ले लो। नहीं परचेज करोगे ना, नहीं करोगे ना। जो चीज़ फैशन की नहीं है उसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो क्या उसकी सप्लाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कम प्राइस में भी परचेज नहीं कर रहे हैं, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इंक्रीज होने पर कैसे होगी? ठीक है, तो चेंज इन फैशन, फैशन की वजह से भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्लियर? मुस्कान क्या लिख रहे हो? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हाँ ये बुक में नहीं है, पॉइंट्स नोट करना चाहो तो पॉइंट्स नोट कर लो, समझ आ जाएगा। बुक में नहीं है, पेपर के टाइम पे एक बार देख के चले जाना, या बुक में ही कहीं पेंसिल से लिख लो। पीछे भी हमने कुछ पॉइंट्स किए थे जो बुक में नहीं थे। द नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड, फर्स्ट हमने एक्सेप्शन कौन सा किया था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड हम बात कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की। इस पॉइंट को हमने बहुत बार अभी इलाबरेट किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है हमने। फ्यूचर
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस जो है कम हो रही है, प्रोड्यूसर को लगेगा कि नियर फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस कम होती जा रही है प्रोडक्ट की, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में और कम हो जाए प्राइस, तो वो जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर ही सप्लाई बढ़ा देता है। तो कम प्राइस पर भी उसने सप्लाई की ना, किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, मैं कहूँ 1 महीने पहले अप्रैल में उस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 20 रुपीज थी, ठीक है। ध्यान दो इधर, अप्रैल में प्रोडक्ट की प्राइस थी 20 रुपीज, देन मई में उसकी प्राइस हो गई 18 रुपीज, जून में उसकी प्राइस होगी 16 एंड अभी जुलाई में होगी प्राइस 14। तो सप्लायर यहाँ पे क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन, वो क्या सोचेगा कि आगे आने वाले समय में भी इसकी प्राइस गिरने ही वाली है, तो ये प्राइस कम हुई है ना, यहाँ से 16 से 14 हो गई ना, प्राइस कम हो गई है, इस कम प्राइस पर भी वो क्या करेगा, सप्लाई कर देगा, जो भी उसके पास अवेलेबल स्टॉक है सप्लाई कर देगा। अब कम प्राइस पे उसने सप्लाई ज्यादा की ना, तो लॉ ऑफ सप्लाई के खिलाफ हो गए, तो खिलाफ हो गया ना, तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो दिस वाज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। देन फोर्थ पॉइंट और क्या हो सकता है, नीड ऑफ अर्जेंट कैश, अर्जेंट कैश। अब प्रोड्यूसर है, उसके पास नकदी खत्म हो गई है, कैश नहीं है, उसको कैश की रिक्वायरमेंट है, उसको पैसा चाहिए, विटामिन एम चाहिए, तो भैया जो भी प्राइस चल रहा है, मुझे नीड है, उस प्राइस पर वो सप्लाई करेगा ही करेगा, सेल आउट करेगा ही करेगा। देन फैशन हो गया, और कुछ रह गया है क्या, क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, क्लोजिंग योर बिजनेस, अपनी फर्म या अपने बिजनेस को आप बंद कर रहे हो। कभी आपने सुना हो, कभी देखा हो कि हमने हमारी शॉप बंद कर दी है, तो जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है हम उसको कम प्राइस में भी निकाल रहे हैं, जिसको चाहिए वो ले जाओ, है ना, सुना है, या आपने कभी मौके का फायदा भी उठाया होगा, मैंने तो बहुत उठाया। अभी रिसेंटली भी यहाँ पर एक शॉप है जो कि बंद हो रही है, जिसको चाहिए ले आओ, कम रेट में मिल रही है, कपड़ों की शॉप है, गर्ल्स की, प्लाजो, देन दुपट्टा, देन कुर्तीज, तो कितनी अच्छी ऐड हो गई ना, बाद में पर्सनली पूछ लेना। क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, कोई शॉप बंद हो रही है तो वो ये सोचेगा ना कि यार जैसे तैसे जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ये निकल जाए, वो ये थोड़ी वेट करेगा उस प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ेंगे तब सेल आउट करूंगा या उसको स्टॉक में रखेगा। क्लोज कर रहा है, वो अपना बिजनेस खत्म कर रहा है, तो कम प्राइस में ही निकाल देता है अपने प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हुआ ना कि जब प्राइस हाई होने पर हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, कम प्राइस पर भी उसने सप्लाई या सेल की है, ठीक है। देन 6 एंड द मेन पॉइंट, नहीं एक और है, रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन मंदी आती है, मंदी आना, जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं होता, कम खरीदारी करते हैं, कमी आ जाती है, तो उसे हम रिसेशन या मंदी बोलते हैं। तो रिसेशन के टाइम पीरियड पर जो जिसके पास डिमांड करने के लिए पैसा नहीं होता, कौन होता है, कौन डिमांड करता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, वो डिमांड नहीं करता है, तो इसलिए रिसेशन के टाइम पे सप्लायर वेट नहीं करता कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई करूंगा, जो भी प्रिवेलिंग प्राइस है उस प्रिवेलिंग प्राइस पर ही सप्लाई कर देता है, ठीक है। नाउ 7th एंड द मेन पॉइंट, सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है अगर कुछ आएगा तो। सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें हम क्या बात करते हैं, लेबर कर्व की बात करते हैं। लेबर कर्व जिसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। लेबर कर्व जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, ये लेबर कर्व को बोलते हैं।
ओ एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वेज रेट या वेजेस, लेबर को वेजेस पे करते हैं ना, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वर्किंग आवर्स कि कितने घंटे उन्होंने काम लिया है। अब सुनना इस एग्जाम्पल को ध्यान से, एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ एग्जाम्पल ले लो कि सप्लाई ऑफ लेबर कैसे लॉ ऑफ सप्लाई को फेल कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो वेज रेट है, यहाँ पर मैं कहूँ 100 रुपीज़ है, अगर किसी का वेज रेट 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में वो यहाँ पर मानो 4 घंटे काम कर रहा है तो उसको 100 रुपीज़ एज अ वेजेस मिल रहे हैं। इतना समझ आया? ओ एक्स एक्सिस पर आपके वर्किंग आवर्स हैं, ओ वाई एक्सिस पर आपके वेजेस हैं। वेजेस क्या होता है, सैलरी क्या होती है, रेम्यूनरेशन क्या होता है। वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस होता है? वेजेस लेबर को दी जाती है और सैलरी स्किल्ड लेबर को दी जा सकती है, ठीक है। तो वेजेस और वर्किंग आवर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर 4 घंटे काम किया तो उसको 100 रुपीज़ एज अ वेजेस प्रोवाइड की कर रहे हैं। अगर वो 6 घंटे काम करता है तो उसको 200 रुपीज़ पे वेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पे जो लेबर है ना, लेबर हमें यहाँ कोई भी लेबर हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड भी हो सकता है। तो जो एम्प्लॉयज हैं हम उन्हें स्किल्ड लेबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर कौन होते हैं, जो मेहनत या मजदूरी करते हैं, ईंटें उठाकर फेंकना, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर्स। स्किल्ड लेबर्स वो होते हैं जो माइंड से वर्क करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज है, कंप्यूटर वर्क करना, उन्हें सभी को हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर्स, ठीक है। तो 4 आवर्स काम करने पर उसकी 100 रुपीज़ सैलरी थी, वेजेस थे। 6 आवर्स उसने काम किया तो 200 उसके वेजेस है, ठीक है। अगर वो 500 वेजेस ले रहा है तो वो कितना काम कर रहा है, 2 आवर्स। समझ आया लॉजिक? एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी बढ़ती है और आप काम कम करते हो, सैलरी के साथ पोजीशन बढ़ती है ना। लेबर यहाँ पे सभी का कॉम्बिनेशन नहीं है, मजदूर की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी पोजीशन बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी ज़्यादा और उसको काम करना पड़ता है कम। उसके अंदर जो वर्क करे उनसे ही काम कराता है ना, वो काम कम करता है तो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हुआ नहीं हुआ। उसके देखो वेजेस ज़्यादा है और वो सप्लाई, वर्क ऑफ सप्लाई कम हो रही है। समझ आया? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, सप्लाई ऑफ लेबर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ओ वाई एक्सिस पर हमने लिए वेजेस या सैलरीज, ओ एक्स एक्सिस पर हमने वर्किंग आवर्स लिए हैं। अगर किसी को 100 रुपये एज सैलरी या वेजेस दे रहे हैं तो उससे 4 घंटे काम करवाया जा रहा है। वहीं अगर 200 रुपये सैलरी या वेजेस दे रहे हैं तो 6 घंटे काम करवाया जाता है। ये आप अनस्किल्ड में भी ले सकते हो, जैसे जो कंपनीज में लेबर होती है ना, तो लेबर जो है वो ज़्यादा वर्क करती है, उनको कम वेजेस मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर यूनियन होता है, उनका जो हेड है वो क्या करता है, वो कम काम करता है। जैसे सुपरवाइजर है, वो भी लेबर के अंडर आता है, बट क्या करता है वो काम कम करता है। ही जस्ट हैव टू सुपरवाइज द अदर लेबर्स। वो सिर्फ सुपरवाइज करता है ना, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है ना, उसके टाइम लिमिट्स भी कम होती हैं। और जबकि उसकी लेबर से ज़्यादा सैलरी है तो वहीं आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उसके 500 वेजेस उसको मिल रहे हैं तो काम कितना कर रहा है, सिर्फ 2 आवर्स। समझ आया? इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। कौन सी? जो सुपरवाइजर हो गया और जो इसी को ले लो ना। ये जब पहले काम कर रहा था तो 100 रुपये सैलरी मिलती थी, 4 घंटे कर रहा था, फिर इसकी सैलरी बढ़ी तो एक्सपीरियंस भी तो बढ़ाई होगा ना, फिर 200 हुई इसकी सैलरी तो 6 घंटे करने लग गया काम। फिर जब इसकी सैलरी बढ़ी 500 हुई तो सिर्फ 2 घंटे कर रहे हैं। सैलरी नहीं कि अलग अलग पर्सन है, आप सिंगल पर्सन का भी ले सकते हो, ठीक है। और ये कर्व कैसा बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ मुड़ना, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। समझ आए इसके एक्सेप्शंस? लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ?
सभी को Yes, ma'am. अच्छे से Yes, ma'am. मूवमेंट्स और शिफ्ट्स की तरफ चलें। No, ma'am. वाई? क्यों भाई? Ma'am, इतना ही होगा। नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, करेंगे बहुत। कल से आप मैंने पीछे का डाउट ले लो, सारे रिवाइज करो। कल हम डाउट्स ले लेंगे। या तो सप्लाई में कोई डाउट्स है अभी ये बताओ, जो फ्रेश चल रहा है उसका बताओ। नो मैम, जो ये डेली सारे रिवाइज करें इसकी जगह डाउट है। रिवाइज तो होगा, मैंने फर्स्ट डे तुम लोगों को ये बोला था कि जब भी नेक्स्ट डे आएंगे पूरा रिविजन होगा। जितने बार तुम लोग उसको रिवाइज करोगे ना उतनी बार तुम्हें वो रिमाइंड रहेगा, याद रहेगा। सोते उठाए ना, उठ अंदर ही उठ, लॉ सप्लाई बता। हाँ, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटने पर सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा होना चाहिए। वो लास्ट में पूछ लिया। नहीं, ये तो जो तरीका है मैंने आपको पहले ही दिन बोल दिया था और ये ऐसे ही होगा। यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक एवरी डे, ठीक है? इतना ही जाऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा, पहले ज़्यादा मार्क्स वाला कैप्चर करेंगे ना। इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है और जो बीसी के है वो 40 मार्क्स का है, तो 40 चाहिए 60 दोनों चाहिए। अगर मान लो अगर आपको ये समझ नहीं आया, पहले वो कराया वो समझ आ गया, तो 40 ज़्यादा बढ़िया, 60 ज़्यादा बढ़िया। एक टॉपिक पूरे दिन में अभी तुम कर नहीं पा रहे हो, 2 चैप्टर कर लो फिर। नहीं, एक दो सब्जेक्ट होता है पूरे चैप्टर। ये दिया इस टाइम अभी टाइम मैम आप ये करा कोई बात नहीं, मैं करा दूँ, ठीक है करा दूँ, ठीक है। तुम खुश ना करा दूँगी, बस तुम खुश रहो। दिमाग नहीं से नहीं घुस पाएगा। अब तो 1.5 से 2 घंटे हो गए तुम्हारी क्लास, अब पौना घंटा बैठ के क्या करोगे? चलो बुक्स है ना सबके पास, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। ये आज पानी में नहीं रखा सकते। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से इस टॉपिक को आगे कवर करेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पीछे के क्वेश्चन है देखो। डिमांड क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आ गए हैं। पीछे पेजेस पलटकर कोई नहीं देखेगा आंसर्स की तरफ। लॉयल रहना, ट्रू रहना, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है? डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आपको करने हैं तो होमवर्क में दूंगी आपको। देखिए 46 क्वेश्चन नंबर है, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, यही है ना आपकी बुक में भी? थोड़ा नॉर्मल डाउनवर्ड्स आपके पास पुराने किताब ये ले लो, मैं खुद से दे दी। Supply of a good refers to, मिक्स तो मेरे में भी है, मैंने दे दी अच्छा लिसन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, 8080। In a very short period, Rohit, what happened? In a very short period, the supply, the question was, in a very short period, very short period में supply कैसा होगा? Options हैं, can be changed, कर सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को? हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमने वीट का एग्जांपल लिया, तो आपको ऑप्शन होगा बी, कैन नॉट बी चेंज। क्वेश्चन नंबर 75,
75। मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। कंफ्यूज हो गई मैं इसमें तो। किसका हो गया? 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 आप लोगों को हो गया? हमेशा नहीं हुआ? देखिए, an increase in the number of sellers of bikes will increase। ये कौन सा है? फर्म ज्यादा हो गए, फर्म ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, तो ऑप्शन होगा सी, द सप्लाई ऑफ बाइक्स। सेलर ज्यादा हो गए ना, सेलर ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे और ज्यादा सप्लाई होगी, तो द बाइक सप्लाई ऑफ बाइक्स, प्राइस बढ़ जाएगी। हाँ, प्राइस नहीं, देखो तुम ऑप्शन देखो, द प्राइस ऑफ अ बाइक क्या इंक्रीज कैसे करेगा? तुम्हें सप्लाई के बारे में फोकस करना है ना, आपसे सप्लाई पूछ रहा है, नंबर ऑफ सेलर्स होने पर आपकी सप्लाई ऑफ बाइक्स ज्यादा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सेलर ज्यादा है तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा हो, ये जरूरी नहीं है। हमें आप सप्लाई पर फोकस करना है ना। क्या कर रहे हो? ये इंडिविजुअल की है, नंबर ऑफ सेलर्स बोले ना ऑफ बाइक, तो बाइक तो इंडिविजुअल फर्म हो गई ना एक बाइक। हाँ, या फिर मार्केट इंडस्ट्री को बताना होता तो यहाँ पे कुछ डिफर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिफर नहीं किया, तो आपको सिर्फ ये बताना है आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ा सेलर्स के बढ़ने पर। शिफ्ट हमने अभी किया नहीं। Question number 73 is your homework. Question number 73. In the book market, the supply of books will decrease if any of the following occurs except. ये आपका होमवर्क है, अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 73। चलिए अब 72 बताइए, 72 क्या होगा? 72 देखिए, 73 अभी मत करो, 72 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 72। हो गया? किसका नहीं हुआ क्वेश्चन? किसको डाउट है, किसका नहीं हुआ? मुस्कान, अमीशा नहीं हुआ? मुस्कान नहीं आया समझ? डाउट है? देखो नाउ लिसन, सप्लाई इज, क्वेश्चन ये था आपका, ऑप्शंस है लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर। हम रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, सप्लाई ये तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, हम कॉस्ट की बात नहीं करते हैं। एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ गुड, यही होता है ना, क्वांटिटी और सप्लाई की हम बात करते हैं। फोर्थ क्या है? विलिंगनेस टू प्रोड्यूस अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इट बिकम्स अवेलेबल। यहाँ हमने एक फैक्टर की बात की है टेक्नोलॉजी की, तो हम कोई सिर्फ एक फैक्टर की बात तो नहीं करते। तो सप्लाई क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशनशिप है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47. Listen, question number 47. An increase in the supply of good is caused by 47. रोहन, क्लियर हो रहे क्वेश्चंस? समझने आए, डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 47 डन. प्रतीक्षा, प्रवेशिका डन. करो करो कोई बात नहीं. चलिए डिस्कस करते हैं. एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय, यानी कि सप्लाई में इंक्रीज कब होगा? ऑल ऑफ द अबव. सभी का क्लियर है ये? वेरी गुड. देन कीजिए क्वेश्चन नंबर 71. देखिए 71 टॉपिक से रिलेटेड ही दूंगी ना आपको. मैं बोलती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करो, कर दोगे? देन क्वेश्चन नंबर 71. हो गया मैं? कल हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स, शिफ्ट्स, सबसे पहले ये करेंगे. देन इलास्टिसिटी एंड इक्विलिब्रियम बॉन्ड कल हो जाएगा. फिर क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे. फिर संडे को टेस्ट होगा ना, तो उस टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक. जो भी डाउट्स होंगे सप्लाई के बोलेंगे. डिमांड में भी डाउट है ना शिफ्ट में, वो भी कल कर लेंगे फ्राइडे को. मैंने सोचा था सप्लाई का शिफ्ट कराऊंगी, तो मैं साथ के साथ डिमांड भी करा दूँ, तो दोनों क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा. हो गया 71. नाउ लिसन, हो गया सभी का? आंसर इज ये समझ आ रहा है. देखो, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट इज एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस. एक्चुअली बॉट, एक्चुअल सोल्ड कितना, ये तो हम कभी जज करते ही नहीं है. एक्चुअल तो कभी नहीं होता ना. एक्चुअल बॉट है. देखो पॉइंट्स को पढ़ो अच्छे से. क्या बोल रहे हो प्रवेशिका? एक्चुअल बॉट है. प्रोड्यूसर्स विश दे कुड सेल एट अ हायर प्राइस. विश कर रहे हैं वो हायर प्राइस पे सेल करने की. प्रोड्यूसर प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट गिवन प्राइस. देखो टाइम है, प्राइस है एंड प्लानिंग टू सेल. प्लानिंग मींस एबल एंड विलिंग टू सेल. योर आंसर विल बी सी. पीपल आर विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ, विलिंग टू बाय तो डिमांड हो गया ना, तो डिमांड तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन सी है आपका आंसर. हो गया? 72 हो गया. 72 हो गया. 73 तो हो गया है. 75 हो गया. 71 भी हो गया. कॉन्ट्रैक्शन और ये अभी कराया नहीं.